तो गाइस पार्ट 49 के साथ ही हम लोगों ने मरीन फोर्ड आर्क को खत्म कर दिया था और अब इसके बाद हम लोग वॉर के आगे की कहानी को देखने वाले हैं। नेवी के जितने भी हेडक्वार्टर्स थे और जितने भी शहर हैं, सभी में इस न्यूज को फैला दिया जाता है कि वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और इस वॉर में व्हाइट बियर्ड और एस इन दोनों की टीम हार चुकी है और नेवी इस वॉर में जीत चुकी है। ये सुनकर सभी नेवी ऑफिसर्स बहुत खुश हो जाते हैं और इस न्यूज को सुनकर सभी नॉर्मल सिटीजन्स ये सभी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है उस व्हाइट बियर्ड का राज खत्म हुआ और अब इसे न्यू एरा की शुरुआत होने वाली है। और इस न्यू एरा की शुरू होते ही ये 7 पायरेट्स न्यू वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोगों को पता चल जाता है कि वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, जिसमें व्हाइट बियर्ड और एस दोनों की मौत हो चुकी है। सभी लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन इनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है क्योंकि हर जगह पर पायरेट्स आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं क्या व्हाइट बियर्ड ने क्या कहा था मरने से पहले? हाँ, वन पीस सच में एग्जिस्ट करता है। मैं तो जा रहा ग्रैंड लाइन में वन पीस को हासिल करने के लिए। इसके बाद हम सेनगोकू को देखते हैं जो कि मरीन फोर्ड के सामने खड़ा हुआ है। मरीन फोर्ड पूरी तरह से टूट चुका है, जिसे देखकर सेनगोकू को बहुत बुरा लगता है। कितने सारे कैदियों को यहाँ पर सजा मिली है पर आज ये टूट चुका है। तभी एक ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है। मैगलिन कैसा है? सर मैगलिन बच जाएंगे पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। इन सभी चीजों का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा है। सर अगर लूफी एम्पल टाउन से भागकर यहाँ ना आता तो मरीन फोर्ड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था। ठीक है, और 6th लेवल का क्या हाल है? सर लेवल 6 से बहुत सारे प्रिजनर्स भाग चुके हैं। ब्लैक बियर्ड ने सभी लोगों को आजाद कर दिया है। उसने सभी से कहा कि तुम लोग लड़ो और लड़ने के बाद जो भी जिंदा बचेगा उसे मैं अपने क्रू में शामिल कर लूंगा। और उसने बहुत सारे प्रिजनर्स को अपने क्रू में शामिल कर लिया है और बाकी के प्रिजनर्स को भगा दिया है। ये सुनकर सेनगोकू हैरान हो जाता है कि लेवल 6 से इतने सारे प्रिजनर्स भाग गए, अब हम लोग क्या करेंगे? वहाँ के सारे प्रिजनर्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अगर वो लोग वहाँ से भागकर किसी कंट्री में चले गए तो उस पूरी कंट्री को तहस नहस कर देंगे। जल्दी करो, बहुत बड़े बड़े वांटेड पोस्टर्स को लगाना होगा। उन सभी पर बहुत बड़ी बाउंटी लगाओ। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार ने हमें ऐसा करने से मना किया है। पर ऐसा क्यों है? सर सरकार नहीं चाहती कि नेवी का नाम और भी ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि अगर सब लोगों को पता चल गया कि लेवल 6 से भी प्रिजनर्स भाग चुके हैं तो लोगों का नेवी पर से विश्वास उठ जाएगा। ये सुनकर सेनगोकू को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर अब सेनगोकू कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी पैसिफिस्टास और डोफ्लामिंगो गेको मोरिया पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। साले डोफ्लामिंगो, किसने तुझे ऑर्डर दिया? हाँ, क्या तुझे सेनगोकू ने ऑर्डर दिया मुझे मारने का? पर डोफ्लामिंगो कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ये ऑर्डर ऊपर से आया है। इसके बाद हम ट्रूफल्गर लॉ की सबमरीन को देखते हैं। धीरे से समुद्र के ऊपर आता है। सबमरीन से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और एक पांडा भी बाहर आ जाता है और इसके सामने बोआ हैनकॉक का सांप भी खड़ा है। और ट्रूफल्गर लॉ एक बहुत बड़ी नेवी शिप को नोटिस करता है जिसके ऊपर अभी बोआ है। ये देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं। अरे नेवी शिप, अब हम लोग क्या करेंगे? जल्दी करो, कैप्टन को बुलाओ। शिप के ऊपर बोआ हैनकॉक खड़ी होती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी नेवी ऑफिसर्स थे मैंने सभी को पत्थर का बना दिया है। और नीचे आ जाती है और पूछती है कि लूफी की हालत अब कैसी है। क्या लूफी ठीक है? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? मैंने अपने सांप को तुम्हारी सबमरीन के पीछे लगाया था ताकि तुम्हारी लोकेशन को जान सकूं। ठीक है, मैं समझ गया। चुप करो बालों वाले जानवर, मुझे जल्दी बताओ लूफी कैसा है? तभी ट्रूफल्गर लॉ यहाँ पर आ जाता है। लूफी की हालत कैसी है? जल्दी बताओ। मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया, पर मुझे लगता है कि एस की मौत की वजह से लूफी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। उसका मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि लूफी जिंदा रह पाएगा। अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हुई तो ही लूफी जिंदा रह पाएगा। ये सुनकर इवानकॉफ कहती है, मुझे जरा से भी हैरानी नहीं है। लूफी एम्पल टाउन से ही फाइट करता आ रहा है। उसके शरीर में पॉइजन भी था। उसने इतनी बार एनर्जी हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी लिए, लेकिन उसके बाद भी जिस भाई को वो बचाने आया था उसे बचाते हुए उसकी आंखों के सामने ही मारा गया। उसका दिल और दिमाग अभी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके होंगे। ये सुनकर बोआ हैनकॉक रो देती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, काश मैं लूफी के लिए कुछ कर पाती। बेचारा लूफी। ये सुनकर ट्रूफल्गर लॉ के ये दोनों चेले इसके दीवाने हो जाते हैं। अरे यार, ये लूफी साला कितना लकी है। पायरेट एम्प्रेस बोआ हैनकॉक उसके लिए रो रही है। मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। और तभी जिम्बे भी यहाँ पर आ जाता है। सभी लोग जिम्बे को कहते हैं कि ज्यादा हिलो मत, तुम्हारा घाव बहुत ज्यादा गहरा है। अगर तुम ज्यादा हिलोगे तो खून बहने की वजह से मारे जा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया ट्रूफल्गर लॉ, मैं वहाँ पर आराम नहीं कर सकता। मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात की परेशानी है, जब लूफी जागेगा तो क्या करेगा? काश वो कुछ गलत न कर बैठे। ओए पांडा से, तुम्हारे पास एक ट्रांसपोंडर स्नेल है क्या? उसे लेकर आओ। मैं अपने कूजा पायरेट्स से बातचीत करती हूँ और कूजा पायरेट्स के नीचे से तुम्हारी सबमरीन लेकर हमारे अमेज़न लिली पर आ जाना, क्योंकि अगर तुम इस तरह से यहाँ पर रहे तो नेवी के लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। अमेज़न लिली पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम वहाँ पर सेफ रहोगे और लूफी भी वहाँ पर सेफ रहेगा। अंदर ऑपरेशन थिएटर में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी के ऊपर ऑपरेशन हो चुका है। लूफी जिंदा है, पर इसके बाद भी अभी तक इसे होश नहीं आया है। लूफी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और यहाँ पर कंट्री में बहुत सारे शहरों पर हमला हो जाता है। बहुत सारे पायरेट्स बहुत सारे शहरों पर हमला कर देते हैं और इन्हें रोकने के लिए कुछ मरीन ऑफिसर्स हर जगह पर फैल जाते हैं और नेवी के कंट्रोल रूम से हर जगह से कॉल आती है, हमें यहाँ पर बैकअप चाहिए, हम पर हमला हो चुका है। इस शहर पर हमला हो चुका है, जल्दी आओ। हर जगह पर पायरेट्स का खौफ मच चुका है। पायरेट्स का तहलका बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अरे यार, हमें तो लगा था व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर पायरेट्स तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ये सभी पायरेट्स शहर के लोगों के घरों को जलाना शुरू कर देते हैं और इन सभी का एक ही गोल है, वन पीस को हासिल करना, क्योंकि अब इन सभी को कंफर्म हो चुका है कि वन पीस सच में एग्जिस्ट करता है। और मरीन फूड वॉर के 2 हफ्ते बाद ही लोगों को रियलाइज होने लगता है कि उन लोगों के साथ अब गलत होना शुरू
शुरू हो चुका है। जो भी टेरिटोरीज व्हाइट बेड के नाम पर थी, व्हाइट बेड की रक्षा के अंदर थी, सभी पायरेट्स उन जगहों पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि अब से ये टेरिटोरी हमारी होती है। पायरेट्स नॉर्मल सिटीजन्स को मारना शुरू कर देते हैं, इन लोगों का खाना छीन लेते हैं, इन सभी का पैसा हड़प लेते हैं और ऐसा हर जगह पर चल रहा है। और नेवी को रियलाइज हो जाता है कि व्हाइट बेड के मरने के बाद चीजें और भी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और यहाँ पर ट्रूफल्गर लॉ अपनी सबमरीन को लेकर अपने पायरेट्स के साथ अमेज़न लिली पर जाएगा लूफी का ट्रीटमेंट करने के लिए और जिम्बे भी लूफी के साथ ही रहेगा और इवानकोव भी लूफी को जिम्बे के हवाले छोड़ देता है। ठीक है, अब मैं अपने कामावाक्ता किंगडम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना जिम्बे है। और अपना इवानकोव सेपरेट हो जाता है। अब इसके बाद ट्रूफल्गर लॉ अपनी सबमरीन को लेकर अपने पायरेट क्रू के साथ मेड इन आइलैंड यानी कि अमेज़न लिली पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी की सभी लड़कियां हैं यानी कि कूजा पायरेट्स हैं और अमेज़न लिली की सारी लड़कियां बोआ हैनकॉक को देखकर पागल ही हो जाती हैं। स्नेक प्रिंसेस आप आ गई। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक सबमरीन है और सबमरीन में बहुत सारे लड़के भी हैं और कूजा पायरेट्स इन पर निशाना साध देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग किसी भी लड़के को नहीं छोड़ने वाले हैं। पर सबमरीन में ट्रूफल्गर के ये सभी पायरेट्स, ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये देखो हम मेड इन आइलैंड पहुंच गए, यहाँ तो सारी ही फुलझड़ियां हैं, मजे ही मजे भाई। हवा में भी एक अलग तरह की खुशबू है और कूजा पायरेट्स बहुत सारे तीरों का यूज करके इन पर हमला कर देते हैं। पर बोआ हैनकॉक सभी एरोस को ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि इन सभी पर हमला मत करो। वहाँ पर लूफी है, लूफी बहुत ज्यादा घायल है। लूफी बहुत ज्यादा घायल है, उसका इलाज चल रहा है। उसके भाई की मौत की वजह से लूफी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लूफी अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तुम सभी वहाँ पर जाओ और लूफी को लेकर कूजा कैसल में लेकर आओ। वहाँ पर मैं एक रानी की तरह अपने राजा की देखभाल करना चाहती हूँ। मैं लूफी को यहाँ पर अलाउ कर सकती हूँ, पर इन अनजान मर्दों को यहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लूफी और उसके डॉक्टर को अलाउ कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लूफी यहाँ पर रह सकता है, उसका डॉक्टर भी नहीं, समझ गई ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। पर ट्रूफल्गर लॉ कहता है कि मुझ जैसा डॉक्टर इस पूरे आइलैंड पर तुम्हें नहीं मिलने वाला है और मेरी शिप में जो इक्विपमेंट्स हैं वो तुम्हारे इस आइलैंड पर तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। अगर लूफी का ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया तो लूफी मर जाएगा। ये सुनकर बोआ टेंशन में आ जाती है। क्या लूफी मर जाएगा? अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, अगर हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते तो हमें बाहर समुद्र में किसी और जगह पर जाना होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जिम्बे, यहाँ पर बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स हैं, वो सभी तुम्हें खा जाएंगे और अगर तुम समुद्र के बाहर जाते हो तो नेवी की शिप्स तुम्हें पकड़ लेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इस आइलैंड के साइड में एक जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं आता है, कोई मॉन्स्टर या फिर कोई नेवी का ऑफिसर वहाँ पर तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। अगर तुम लोग वहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, तुम वहाँ पर सुरक्षित रहोगे। और सभी लोग इसी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं लूफी के साथ और अब लूफी का ट्रीटमेंट होना शुरू हो चुका है। और ट्रूफल्गर लॉ के सभी लोग कहते हैं, ओए, तुझे नहीं लगता हमें इस मेडन आइलैंड के अंदर जाना चाहिए? यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, चल जाके ताड़ते हैं। नहीं, अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम पत्थर के बन जाएंगे। वहाँ पर ऐसा श्राप है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अरे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, अगर हम लोग मर भी जाते हैं कम से कम कुछ नजारा देखकर तो मरेंगे। चलो चलते हैं। और इन सभी के लिए मेड इन आइलैंड की कूजा पायरेट्स इन सभी के लिए कुछ न कुछ खाना लेकर आती है। मार्गरेट लॉ के पास आती है और पूछती है कि क्या लूफी बच तो जाएगा ना? मैं हर रोज लूफी की देखभाल कर रहा हूँ, लूफी तभी बच पाएगा अगर वो खुद जीना चाहता है। मार्गरेट यहाँ पर आओ जल्दी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अनजान लोगों से बात नहीं करते। हाँ, मुझे माफ करना। और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम कूजा कैसल के अंदर बोआ हैनकॉक को देखते हैं। बोआ हैनकॉक कुछ नहीं करती, न खाती है, न पीती है, न नहाती है, खाना वाना सब कुछ छोड़ देती है लूफी की टेंशन में। और थोड़े दिन बाद लूफी को होश आ जाता है और जैसे ही होश में आता है तो इसे याद आता है कि एस के साथ क्या हुआ था। एस कैसे लूफी की रक्षा करते हुए खुद मारा गया और अपनी जान गंवा दी। और ये सब कुछ याद करते ही लूफी का दिमाग खराब हो जाता है और पूरी सबमरीन को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है और इन सभी के सामने आकर नीचे जमीन पर लेट जाता है। सभी लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लूफी इनकी बात नहीं सुनता है और चिल्लाकर कहता है, एस कहाँ पर है? लूफी को रोकने के लिए सभी लोग इसके पास आते हैं पर कोई भी इसे रोक नहीं पाता है। लूफी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। कहाँ पर है एस? एस कहाँ पर है? मुझे एस के पास मिलना है, मुझे इसके पास लेकर चलो। ये सब देखने के बाद कूजा पायरेट्स इस बात की रिपोर्ट बोआ हैनकॉक को देती है कि लूफी को होश आ चुका है। ये सुनकर बोआ हैनकॉक बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट लूफी को होश तो आया, मैं लूफी से मिलने के लिए जा रही हूँ। पर ग्रैनी नियॉन बोआ को रोक देती है। बिल्कुल नहीं, तुम एक पायरेट एम्प्रेस हो बोआ, तुम लूफी से नहीं मिल सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे देश की प्रजा तुम्हारी बात कैसे मानेगी? हाँ दीदी, आपने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। और ये सुनकर बोआ हैनकॉक के दिमाग में एक आइडिया आता है। ठीक है, सभी लोग खाना बनाना शुरू करो। लूफी बहुत भूखा होगा, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी और उस खाने को खुद लेकर जाऊंगी। समझ गई ना बुड्ढी? अब लूफी से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो बोआ। नहीं नहीं नहीं, हर बात पर नहीं। हाँ, मैं यहाँ की एम्प्रेस हूँ, तुम नहीं। मुझे हर बात पर टोकना बंद कर दीजिए। अब इसके बाद हम 10 साल पहले ईस्ट ब्लू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसका नाम है विनविल विलेज। और यहाँ पर गार्प एक छोटे से बच्चे को माउंट कोरबो के ऊपर लेकर जा रहा होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जो कि इस विलेज के बहुत ही पास पड़ता है, पर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं। अरे छोड़ दो यार, मुझे दर्द हो रही है, मुझे छोड़ दो। तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू पायलट बनेगा। हाँ, और गाइस, ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि लूफी है। नहीं, मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। ये सुनकर गार्प को गुस्सा आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रेड हेयर्ड शैंक्स ने पता नहीं तुझे कौन सी पट्टी पढ़ा दी है, तू कोई पायलट नहीं बनेगा। मैं शैंक्स से भी ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा, अब देख लेना। नहीं, तुम और इस दोनों ही नेवी के सोल्जर्स बनोगे, समझ गए ना? गार्प इसे पीटते हुए माउंट कोरबो के ऊपर लेकर जाता है और एक घर के दरवाजे के सामने आ जाता है। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? उस घर के अंदर से एक औरत बाहर निकलती है और इस औरत का नाम है
है डेड एंड। कौन है? दरवाजा पीट रहा है, मरना चाहता है क्या? ये मैं हूँ। और गार्प को देखकर डेड एंड डर जाती है और इस घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग माउंटेन बैंडिट्स हैं, सभी क्रिमिनल्स हैं। और लूफी पागल बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है। ये बच्चा कौन है? हाँ, ये मेरा ग्रैंडसन है, मेरा पोता लूफी, और आज से तुम सभी लोग इसकी देखभाल करोगे। यो क्या हाल है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। एस को संभालते संभालते हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम एक और बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम सभी लोग क्रिमिनल्स हो और तुम सभी ने बहुत सारे क्राइम्स भी किए हैं, पर मैंने तुम सभी को माफ कर दिया है। पर अगर तुम लोग मेरी बात को नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। तब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। और यहाँ पर ये लूफी नाक में उंगली डाल रहा होता है। क्या कर रहा है ये? और डैडन और ये दोनों गार्प की बात को मान जाते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे ग्रैंडसन की रक्षा करेंगे। और यहाँ पर लूफी जैसे ही एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, ये क्या है? छी, ये क्या है? और तभी हमें पता चलता है कि ये स्पिट एस ने किया है। एस एक बाइसन के ऊपर बैठा होता है और लूफी के सामने आ जाता है। एस तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, जल्दी मुझसे माफी मांगो। गार्प पीछे से आता है और लूफी को एक टपली मारकर कहता है, इसके साथ अच्छे से पेश आओ, आज से वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तुमसे 3 साल बड़ा है। गार्प के जाने के बाद लूफी वापस से एस से लड़ना शुरू कर देता है कि मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, समझ गए ना? पर एस कुछ नहीं कहता और इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। लूफी इसका पीछा करता है और इसका पीछा करते हुए एक घर के अंदर चला जाता है, पर अंदर बहुत अंधेरा होता है और तभी लूफी को बहुत सारे माउंटेन बैंडिट्स पकड़ लेते हैं। ए बच्चे, जल्दी पैसे निकाल वरना तेरी चाल ले ली जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आ। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे दद्दू हैं। कौन है तेरा ग्रैंडपा? हाँ, गार्पसान। और ये सुनकर इन सभी की फट जाती है। तभी एक और बंदा यहाँ पर आता है और कहता है कि ये गार्प का ग्रैंडसन है और आज से ये इनके साथ ही रहने वाला है। डडान बहुत सारा मीट लेकर आ जाती है। खाना तैयार है, सब लोग खा लो। मीट देखकर लूफी को भी बहुत भूख लग जाती है। अरे वाह, इतना सारा मीट, इसे तो मैं ही खाऊंगा। दौड़ते हुए जाने ही वाला था लेकिन एक एक करके सभी लोग सारा मीट लेकर चले जाते हैं और बेचारे लूफी को कुछ नहीं मिलता है। और आखिरी बचा हुआ मीट भी एक कुत्ता लेकर यहाँ से चला जाता है। लूफी को बस चावल मिलते हैं और उसी को खा के इसको गुजारा करना पड़ता है। डडान जी प्लीज मुझे एक कटोरी चावल और मिल सकते हैं प्लीज? प्लीज अंकल। मैं एक औरत हूँ, समझ गई ना? कोई अंकल नहीं हूँ। और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, समझ गए ना बच्चे? लूफी एस की तरफ देखता है और देखता है कि इसके पास बहुत सारा मीट पड़ा है। मुझे भी मीट खाना है, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? एस ने इस बाइसन को पकड़ा है और उसका मीट हमारे साथ शेयर किया है, इसलिए एस को इतना सारा मीट मिला है। अगर तुम्हें भी मीट खाना है तो तुम्हें भी शिकार करना होगा। अगर तुम यहाँ पर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझ गए ना? अगर तुम यहाँ पर साफ सफाई करोगे, कपड़े धोगे, जूते सिलाई करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना तुम्हें सिर्फ एक कटोरी चावल मिलेंगे और कुछ नहीं। पर लूफी रोता नहीं है और कहता है कि ठीक है मुझे ये मंजूर है। अरे ये क्या, तुम रो क्यों नहीं रहे? हाँ नहीं, मैं नहीं रोता क्योंकि मैं बड़ा होकर एक पायरेट बनना चाहता हूँ और मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा जंगल के अंदर छोड़ दिया करते थे जहाँ पर मुझे जंगली जानवरों से लड़ना पड़ता था। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। एस यहाँ से उठकर चला जाता है। लूफी भी इसका पीछा करता है। ए सुनो, मेरा नाम लूफी है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन एस अपना नाम नहीं बताता है और एक पेड़ को लात मार के बहुत आसानी से तोड़ देता है और ये पेड़ लूफी के पीछे लग जाता है और लूफी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। एस लूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है लेकिन इसके बाद भी लूफी एस के पीछे पूरा दिन घूमता रहता है क्योंकि उसकी एज का यहाँ पर और कोई भी नहीं है। एक बार एस एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, तभी लूफी वहाँ पर भी आ जाता है और कहता है कि एस रुक जाओ, मैं लूफी हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर एस को बहुत गुस्सा आ जाता है, दौड़ते हुए लूफी के पास जाता है और लूफी पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है। लूफी ब्रिज से नीचे कूद जाता है। इसके बाद जब दिन खत्म हो जाता है तो एस बहुत सारी फिशेस का शिकार करके इन सभी को देता है और सभी लोग इससे पूछते हैं कि इसके साथ तो लूफी था ना, तो वो कहाँ गया? मुझे इसके बारे में नहीं पता है। रात हो जाती है लेकिन लूफी का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। डडान के सबऑर्डिनेट्स लूफी को वॉच टावर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर लूफी मर गया तो गार्प हमें छोड़ेगा नहीं, हम सभी को मार देगा। ये दोनों डडान को ये सब कुछ बताते हैं कि लूफी का कहीं भी अता पता नहीं है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कोई बेबी सिटर नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका ग्रैंडसन मर जाता है तो मरने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि एस नहा रहा होता है और गोल्डी रॉजर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बारे में सोच रहा होता है। एस सभी से गोल्डी रॉजर के बारे में पूछता है पर सभी लोग रॉजर को गालियां देते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से ही एस को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर इसने लूफी को घाटी से नीचे फेंक दिया था। एक हफ्ते बाद आधी रात को लूफी घर वापस आता है। उसे देखकर डाडान भी बहुत हैरान हो जाती है। तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? हाँ तुम्हें मालूम है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम कर क्या रहे थे? दरअसल मैं वैली में था जहाँ पर बहुत सारे जानवर मेरे पीछे पड़ गए थे, उनसे बचने में काफी समय लग गया, मुझे माफ करना। पर तुम घाटी के नीचे क्या कर रहे थे? हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम शांति से सो सकते हो, पर कल से तुम्हें काम करना पड़ेगा, समझ गए ना? और लूफी एक ही सेकंड में सो जाता है। अगले दिन एस निकलता है, लूफी भी इसके पीछे जाता है। एस रुक जाओ, चलो ना हम लोग दोस्त बन जाते हैं। और एस के पीछे पीछे जाने लगता है पर एस लूफी को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि एस बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है और सारे पत्थरों पर कूदते हुए चला जाता है। पर अपना लूफी अभी छोटा है और जब लूफी कूदता है तो सभी सारे के सारे क्रोकोडाइल्स इसके पीछे पड़ जाते हैं इसे खाने के लिए। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे करते हुए बहुत समय बीत जाता है पर एस इसे 2 महीनों से इग्नोर करता रहता है। लेकिन इसके बाद भी लूफी एस का पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे ही बारिश के दिन लूफी एस का पीछा कर रहा होता है और पीछा करते हुए बहुत दूर आ जाता है। एस एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। ये कितना जिद्दी है, मेरे पीछे इतना दूर आ गया। हाँ, और तभी लूफी के सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है। इस माउंटेन का ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी है, इसे कोई भी नहीं हरा सकता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये भाग क्यों नहीं रहा है? ये इसे खा जाएगा। एस मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन तभी एक और
भालू यहाँ पर आ जाता है और इस भालू और इस शेर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लूफी इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। शुक्र है मैं बाल बच गया। और ऐसे ही लूफी हर एक दिन एस का पीछा करता रहता है। पीछा करते हुए 3 महीने हो चुके हैं और पीछा करते करते सब कुछ पता चल जाता है। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते एक दिन जंगल के आखिर में आ जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि इसके सामने एक बहुत बड़ा जंक यार्ड है। कबाड़ की एक बहुत बड़ी जगह है। लूफी को समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है और इस सामने क्या पड़ा हुआ है। और एस यहाँ पर जंक यार्ड पर खड़ा हुआ है और कुछ लोगों की बात सुन रहा होता है। तभी 2 बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। ये बैग, इतना सारा ट्रेजर मिला है मुझे। मैंने उस मर्चेंट से कहा कि ये जो चीज है हमें ग्रैंड लाइन से मिली है, लेकिन हमें तो ये चीज कबाड़ से मिली है। और गाइस, ये जो माउंटेन है ये एक बहुत बड़ा जंक यार्ड है और इस शहर का जितना भी कचरा है यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं जिनके पास जाने की कोई जगह नहीं है और सोसाइटी भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है और उस तरह के लोग यहाँ पर रहा करते हैं। और यहाँ पर अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो उसका मरना तय है, क्योंकि आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। एस इन लोगों का पीछा करता है और इन सभी को मार मार के एक एक करके इन सभी का खजाना लेकर भाग जाता है। और लूफी भी एस का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि इतना बड़ा जंक यार्ड है और इस जंक यार्ड का नाम है ग्रे टर्मिनल। लूफी एस को ढूंढना शुरू करता है। हर जगह पर घूमता है लेकिन इसे कहीं पर भी एस दिखाई नहीं देता है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद इसे एस मिल जाता है और देखता है कि एस कुछ लोगों का खजाना लूटकर जंगल की तरफ जा रहा है। लूफी इसका पीछा करता है और एस जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता है। एक पेड़ के नीचे आता है और चिल्लाकर कहता है, ओए साबो, मुझे बहुत अच्छा माल मिल चुका है। हम देखते हैं कि इस पेड़ के ऊपर भी एक बच्चा है जिसका नाम है साबो। इसकी एज भी 10 साल है और इस जंक यार्ड में रहता है। हाँ ये देख, मुझे भी कितना सारा माल मिला है। एक दूसरे को अपना पैसा दिखाते हैं। अरे तुझे तो मुझसे भी ज्यादा मिल गया है। ये दोनों बच्चे 5 साल की उम्र से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग एक पायरेट बनने वाले हैं। एक दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे और समुद्र में चले जाएंगे। हाँ तुमने सही कहा, बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है। दोनों अपने सपनों के बारे में बात करते हैं और तभी नीचे से लूफी चिल्लाकर कहता है कि अरे तुम लोग पायरेट बनना चाहते हो क्या? मेरा नाम लूफी है, मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ। मैं बनूंगा पायरेट्स का राजा। ये देखने के बाद एस और साबो बुरी तरह से चौंक जाते हैं। इन लोगों का खजाना छुपा देते हैं और तेजी से नीचे आते हैं लूफी की तरफ और आते ही लूफी को पेड़ से बांध देते हैं। लूफी अभी भी पागलों की तरह हंस रहा है। अरे यार, अब मैं इसका क्या करूँ? एस तो इसके बारे में ही बात कर रहा था ना, यही है ना वो लूफी का बच्चा? क्या एस मेरे बारे में बात कर रहा था? क्या सच में? नहीं, तेरे बारे में कोई अच्छी चीज नहीं बोली थी इसने। ये कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, इसका पीछा करते रहते हो। तुम इसके दोस्त हो ना, प्लीज मेरे भी दोस्त बन जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? साबो इसका नाम बोलने ही वाला था। चुप करो, मुझसे मेरा नाम मत पूछो, समझ गए ना? और एस कहता है कि देख, अगर अब हम इसे छोड़ देते हैं तो लूफी कहीं ना कहीं जाकर सभी लोगों को इनके ट्रेजर के बारे में बता देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। साबो चलो इसे मार डालते हैं। ठीक है, हम इसे मार डालते हैं। ये सुनकर लूफी रोना शुरू कर देता है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साबो क्या कर रहा है? जल्दी करना, इसे मारना। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी इंसान को नहीं मारा है। मैंने भी पहले किसी इंसान को नहीं मारा है। और लूफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और रो रहा होता है और इतनी ज्यादा जोर से रोता है कि ग्रेट टर्मिनल के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को लूफी की आवाज सुनाई दे जाती है और ये सभी लोग एस को ढूंढने लगते हैं क्योंकि एस ने ही इन सभी का पैसा चुराया है। और ये सुनने के बाद कुछ पायरेट्स जंगल की तरफ आने लगते हैं। तुझे पता है इसने ही तेरे पैसे चुराए थे? हाँ मुझे मालूम है, उसने मेरे पैसे चुराए हैं, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और उन पायरेट्स को देखकर ये तीनों छुप जाते हैं और इस कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इनका पैसा नहीं चुराना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक पायरेट्स हैं, मुझसे गलती हो गई। एस तुम चिंता मत करो, अब इन्हें यहाँ से जाने देते हैं। और तभी साबो अपने बगल में देखता है और देखता है कि लूफी गायब है और पायरेट्स लूफी को पकड़ लेते हैं। अरे ये बच्चा कौन है? ये एस तो नहीं है? मुझे छोड़ दो मुझे, एस प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनकर एस और साबो फिर से छुप जाते हैं। अरे यार, ये मेरा नाम क्यों ले रहा है? लूफी के बच्चे, मुझे मरवा देगा तू। तुम एस को पहचानते हो? हाँ बताओ, कहाँ है एस? कहाँ रहता है वो? हाँ हाँ मुझे पता है, एस मेरा दोस्त है, समझ गई ना? ये देखकर साबो एस से कहता है कि ये बंदा कितना ज्यादा बेवकूफ है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये चीज मालूम है या नहीं, लेकिन एस ने हम सभी के पैसे चुराए हैं। अब तुम्हें बताना होगा कि उसने हमारे पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। ये सुनकर एस और साबो बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे यार, ये लूफी बता देगा। शिट, हमारा 5 साल का खजाना अब जाने वाला है साबो। पर लूफी इन्हें कुछ नहीं बताता और बहाना लगा देता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ था वो खजाना, मुझे नहीं पता। पर लूफी झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इन्हें समझ में आ जाता है कि लूफी को मालूम है कि सारा पैसा कहाँ पर है इस वक्त। और लूफी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सभी पायरेट्स लूफी को ग्रे टर्मिनल में लेकर जाते हैं और एक पोल से बांधकर इसे टॉर्चर करते हैं। ये बंदा लूफी पर एक बहुत बड़े हैमर से हमला करता है पर लूफी नहीं मरता क्योंकि इसने डेविल फ्रूट खा रखा है। गम डेविल फ्रूट, मैंने गम डेविल फ्रूट खा रखा है, समझ गए ना? मेरी पूरी बॉडी रबर की है, तुम्हारे ये हमले किसी काम के नहीं। अच्छा, तो मेरे पास बॉक्सिंग ग्लव्स भी है, मेरे ग्लव्स लेकर आओ, मैं इसे पीट कर मार डालूंगा। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। यहाँ पर हम साबो और एस को देखते हैं जो कि अपना खजाना हटा रहे हैं और किसी दूसरी जगह पर लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही लूफी सभी को इन्फॉर्मेशन दे देगा, इस हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। यहाँ पर ये पायरेट्स लूफी को रस्सी से लटका देते हैं। मुझे जल्दी बता दो वो खजाना कहाँ पर है। और स्पाइक्स वाले एक ग्लव्स को पहन लेता है। जल्दी बता दो बच्चे, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारने वाला हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और लूफी को एक जबरदस्त पंच मारता है। क्या है भाई, ये छोटे से बच्चे को मार रहा है क्या? ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसे देखकर इसके सबऑर्डिनेट्स भी बुरी तरह से डर जाते हैं और लूफी के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। लूफी बहुत ज्यादा रोता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। पर
इसके बाद भी लूफी इसे कुछ नहीं बताता है। ये बंदा लूफी को पंच करता रहता है, लेकिन फिर भी लूफी इसे कुछ नहीं बताता। यहाँ पर एस खजाने को छुपा देता है और कुछ ही देर में शाम भी होने वाली है। तभी साबो यहाँ पर आता है और बताता है कि इसने सारा खजाना छुपा दिया है। एस मेरी बात सुनो। क्या हुआ साबो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, क्या वो वहाँ पर आ गए हमारा खजाना लेने के लिए? नहीं, वो वहाँ पर नहीं आए और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी उसे ढूंढ भी पाएंगे। उस लूफी ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया अभी तक। ये सुनने के बाद एस को भी डर लग जाता है। क्या कुछ नहीं बताया? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगा था कि वो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा रोता रहता है और बहुत ज्यादा बेवकूफ है। मुझे डर लगा था कि वो बता देगा, पर उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो सभी लोग उसे अभी टॉर्चर कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। यहाँ पर ये पायरेट लूफी को पंच करता जा रहा है, बहुत सारे पंचेस मारता है। लूफी की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो जाती है, पर इसके बाद भी लूफी कुछ नहीं बताता है। ये देखकर इसके सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, सर जी प्लीज इसे मारना बंद कर दीजिए, ये एक छोटा सा बच्चा है, प्लीज अब इसमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी लूफी इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन ये पायरेट लूफी को पंचेस मारता ही रहता है और कुछ और लोग भी बाहर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इतना ज्यादा ब्रूटल है ये आदमी, एक छोटे से बच्चे को मार रहे हैं। इस शहर की नॉवेल्स ने इन्हें वैसा दे रखा है और कंट्री का लॉ भी किसी काम का नहीं है। इन लोगों का कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये पायरेट लूफी को मार मार कर खुद ही थक जाता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। पर ये बंदा बहुत ज्यादा थक जाता है, अपने ग्लव्स को निकाल लेता है और एक तलवार को पकड़ लेता है। तुम मुझे नहीं बताने वाले हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जैसे ही बंदा लूफी को मारने वाला होता है, तभी एस और साबो यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी पर हमला कर देते हैं। एस और साबो उस घर को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद पोर्शिया जो कि लूफी पर हमला कर रहा था उस पर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन पोर्शिया एस को पकड़ लेता है। एस अभी 10 साल का बस एक छोटा सा बच्चा है और अकेला क्या ही कर सकता है। साबो अभी तभी साबो पीछे से आता है और इस पर अपनी लकड़ी से हमला करता है और पोर्शिया एस को छोड़ देता है। तुमने मुझे मारा, हाँ? अब तुम्हें पता चलेगा कि बड़ों के साथ पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। साबो वहाँ से हट जा, मैं इसके साथ लड़ूंगा, तो लूफी को बचा। साबो बाकी के पायरेट्स से बचते हुए जाता है और एक नाइफ को छीनकर लूफी को छुड़ाकर यहाँ से भागने लगता है। एस जल्दी आओ, हमें यहाँ से जाना होगा। पर एस यहीं पर रुक जाता है और पोर्शिया से फाइट करने लगता है। मैं नहीं जाने वाला। क्या कर रहा है, जल्दी चल एस। नहीं, मैं एक फाइट से कभी नहीं भागता हूँ साबो। मैंने इस लड़ाई को शुरू किया, अब मैं इसे मार कर ही रहूंगा। क्या कहो, मेरे साथ लड़ेगा? हाँ देख बच्चे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। हमारे कैप्टन बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो तुम्हारे साथ हमें भी मार डालेगा। मुझे पता है वो पैसे तेरे नहीं है, मैं उन पैसों को अच्छे काम में लगाऊंगा। और तभी साबो भी एस का साथ देने के लिए आगे आ जाता है। एस मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर मैं बच्चों से हार जाता हूँ तो मुझे पायरेट बनना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एस और साबो इसके साथ बहुत देर तक लड़ते हैं। लड़ते लड़ते रात हो जाती है और आखिर में पार्शिया को मारकर ये लोग लूफी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी इनका कैप्टन ब्लू जेम यहाँ पर आता है। अरे पार्शिया, ये तेरे साथ क्या हो गया रे? मुझे पूरी कहानी सुनी है, तुम बच्चों से हार गए। हाँ कैप्टन जी, मुझे माफ करना, मैं आपके पैसे लेकर आ जाऊंगा। पर कैप्टन ब्लू जेम्स इसे गोली मार कर मार देता है। मुझे उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, समझ गए ना? यहाँ पर हम जंगल में देखते हैं कि लूफी, साबो और एस एक जगह पर बैठ जाते हैं। लूफी बुरी तरह से रो रहा है। एस यार, ये कैप्टन ब्लू जेम्स हमें नहीं छोड़ने वाला, हमें देखते ही मार डालेगा। मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा। शुक्रिया। साले रोना बंद कर, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो कि हमेशा रोते रहते हैं। और लूफी अचानक से रोना बंद कर देता है। तुम्हारा शुक्रिया एस मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा भी शुक्रिया साबो। और फिर से रोना शुरू कर देता है। साले तू, पर साबो इसे रोक देता है। चुप करो एस, उस पर मत चिल्लाओ, लूफी बहुत परेशान है। लूफी, तुमने उन्हें कुछ बताया कि नहीं? हाँ, मुझे डर लग रहा था, अगर मैं उन्हें कुछ बता देता तो तुम लोग मुझसे दोस्ती तोड़ लेते। दोस्ती से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी है और मैंने तुम्हें इन 3 महीनों में कितना ज्यादा परेशान किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा लगाव क्यों है? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। क्या भरोसा कर सकूं? इसका मतलब क्या है? अकेले रहने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। मुझे मार खाने से भी ज्यादा दर्द होता है जब मैं अकेला होता हूँ। मुझे बहुत दुख भी होता है और बहुत ज्यादा डर भी लगता है। एक सेकंड, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं लूफी? मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे बस ग्रैंडपा है। मैं अपने गाँव वापस नहीं जा सकता, मुझे माउंटेन बैंडिट्स पसंद नहीं। अगर मैं तुम्हें फॉलो नहीं करता तो मेरे पास और कोई भी नहीं था, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम जब मेरे साथ होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है एस, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ। एस उसी पल के बारे में सोचता है जब ये लोगों से जाकर गोल्डी रॉजर के बारे में पूछा करता था और सभी लोग कहते थे कि इस तरह के बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इसे तो मर जाना चाहिए, ये क्रिमिनल का बेटा है। और ये सुनकर एस कहता है कि लूफी, तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं, मैं बच जाऊं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। ये सुनकर एस खुश हो जाता है पर शो नहीं करता है और बोलता है कि लूफी, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझ गई ना? मुझे पता है कि मैं रो रहा था, अगर वो मोटा भैंसा तुम्हें मारता तो तुम भी रो पड़ते, क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ। साले, तू जब 10 साल का हो जाएगा ना तभी रोएगा तू, और जब मैं 7 साल का था मैं तभी नहीं रोता था। तुम देख लेना, एक दिन मैं बड़ा होकर पायरेट जरूर बनूंगा। तू बनेगा पायरेट? हाँ, तू बनेगा, मेरे साथ मजाक मत कर। साबू इनका झगड़ा रोककर कहता है कि इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि मैं तो ग्रे टर्मिनल में रहता हूँ और अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पर गया और वो पायरेट्स मुझे सोते हुए पकड़ लेते हैं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। जिसके बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन एस और लूफी के साथ साबो भी डाडान के घर में चला जाता है और साबो को देखकर डाडान को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर एक और नया बच्चा कैसे आ गया? कौन है तू? हाँ, मैं साबो हूँ। तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। पर बाद में मान जाती है क्योंकि दिल की डाडान बहुत ज्यादा अच्छी है। अगले दिन ये लोग फिर से निकल जाते हैं लेकिन साबो रुक जाता है। ए डाडान, ध्यान से रहना, ब्लू जेम पायरेट्स यहाँ पर
आ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना। हमला क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि कल हम लोगों ने उनके कुछ पायरेट्स को पीटा था, इसलिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, प्लीज संभाल लेना। हाँ, ये सुनकर इनको बहुत ज्यादा शौक लग जाता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में एक मछली को पकड़कर खाते हैं। और साबो लूफी से पूछता है कि क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है क्या? हाँ, दरअसल मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी रबर की बन चुकी है। ये स्टूपिड लड़का, हाँ, इसने गम गम डेविल फ्रूट खाया है, अब ये तैर नहीं सकता है। कितनी बेकार की एबिलिटी है। चुप करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, देख लेना। हाँ ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और लूफी को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से लूफी को गुस्सा आ जाता है और लूफी एस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर साबू इसे रोक लेता है। और तभी लूफी इसे गम गम बैलून का यूज करके दिखाता है। ये देखो, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे मैं किसी कैनन को भी रोक सकता हूँ। ये देखकर साबू और एस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों लूफी को फुटबॉल बनाकर इसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लूफी लुढ़कते हुए एक क्रोकोडाइल के पास आ जाता है, पर साबू और एस लूफी को बचा लेते हैं और इस क्रोकोडाइल को मारकर इसे खाने लगते हैं।